2024 में ऐसे चोरों को सत्ता से बाहर करना होगा। नेशनल पेंशन स्कीम और निजीकरण अलग नहीं है। उम्मीद है कि आप सबके भी भाई बहन बच्चों में से, रिश्तेदारों में से भी कुछ न कुछ सरकारी कर्मचारी जरूर होंगे। हैं? एक बार हाथ उठा करके मुझे आश्वस्त कर दीजिए किनके किनके परिवारों में या जो लोग कर्मचारी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। थैंक यू सो मच। जब हम बात करते हैं संविधान की, जब हम बात करते हैं इक्वेलिटी की, जब हम बात करते हैं इक्विटी की, जब हम बात करते हैं समता की, तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे जहन में एक ही नाम गूंजता है बड़ी श्रद्धा के साथ, और वो नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। वो नाम क्या है बताएंगे आप लोग एक बार? वो नाम है, जब तक आपकी आवाज सबके साथ मिल नहीं जाएगी, वो नाम है दोस्तों उस महान विभूति ने, जिसने समाज के हर वर्ग को उस दर्जे तक देखने की कल्पना की थी जहां से मानवता का जन्म होता है, जहां से मानवता प्रतिष्ठा पाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में दो वर्ग थे। एक इतना बड़ा वर्ग था, एक इतना बड़ा था और एक इतना सा था। आप समझिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं। एक बहुत बड़ा वर्ग था और एक बहुत छोटा सा वर्ग था, और एक उस छोटे से वर्ग को तमाम सारे इस मुल्क के रिसोर्सेज पर कब्जा करना था। कहीं उन्हें खतरा होगा कि इतना बड़ा जो वर्ग है, कहीं इन सबको उन रिसोर्सेज पर समान अधिकार ना मिल जाए। तो बड़ी ही चालाकी से कुछ ऐसे बीज बो दिए गए आपके अंदर। उस बड़े वर्ग को छोटे छोटे वर्गों में बांट दिया गया। वो जो बड़ा वर्ग था उसको छोटे छोटे अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। किसी को एससी वर्ग बना दिया गया, किसी को एसटी वर्ग बना दिया गया, किसी को ओबीसी वर्ग बना दिया गया, और किसी को अन्य पिछड़ा वर्ग बना दिया गया। सबसे पहली शुरुआत आपको अलग करने की वहां से शुरू हुई। उसके बाद भी जब जी नहीं भरा, जब तक उन्हें खतरा महसूस होता रहा, तो सबसे पहले रिसोर्सेज पर कब्जा करने की अलग अलग टेक्निक्स को अंजाम दिया जाने लगा। ये टेक्निक्स जो लिखी हुई है ना यहाँ पर, ये वही टेक्निक्स हैं। चाहे वो निगमीकरण हो, चाहे वो निजीकरण हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, ये सारी वही टेक्निक्स हैं। सबसे पहले अब बाबा साहब ने जिस रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करा दिया था हिंदुस्तान के संविधान में, उसको तो खत्म नहीं किया जा सकता था, क्योंकि संविधान को खत्म करना उनके बस की बात नहीं थी। तो संविधान की आत्मा को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए तरकीब निकाल ली कि सबसे पहले कारपोरेट कर दो, उस वर्ग को कारपोरेट कर दो जिस वर्ग में वहां से तमाम सारे लोग आ रहे थे, उन परिवारों के बच्चे आ रहे थे और नौकरियों में जा रहे थे, अपने परिवारों को संबल दे रहे थे, आर्थिक सहारा दे रहे थे, सोसाइटी में तरक्की कर रहे थे। कारपोरेट बना करके सबसे पहले वहां से उसको किल किया गया। अगला हथियार निजीकरण के रूप में आया। सारी चीजें निजीकरण के हाथ में सौंप दो, चुनिंदा लोगों के हाथों में वो रिसोर्सेज सौंप दो। मैं बात करता हूं आज पेंशन की। 2003 में अभी बड़े भाई डॉक्टर उदित प्रकाश राज जी ने भी वो बात रखी थी कि 2003 में जब न्यू पेंशन स्कीम आई, पुरानी गारंटीड पेंशन व्यवस्था को खत्म करके एक बाजार आधारित पेंशन व्यवस्था शुरू की गई, जिसका नाम न्यू पेंशन स्कीम है। नेशनल पेंशन स्कीम आज उसको कहते हैं।
नेशनल पेंशन स्कीम और निजीकरण अलग नहीं है। पेंशन का निजीकरण ही न्यू पेंशन स्कीम है। चंद कंपनियों को आपके पेंशन का पैसा भी बेच दिया गया। आज हमारे 78 करोड़ लोगों की नहीं, परिवारों की भी नहीं, 78 लाख परिवार और उनसे जुड़े हुए तमाम रिश्तेदारों की भी आर्थिक सुरक्षा पर संकट मंडरा रहा है। 2004 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम खुशकिस्मत हैं, धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं कि कांग्रेस सरकारों ने राजस्थान में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन को इसी महीने बहाल किया है। और आज हमारा आंदोलन सरकार के गले की फांस बना हुआ है। आने वाली इसी 26 जून को कांग्रेस के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और वहां से भी पुरानी पेंशन बहाली की न्यूज आपके कानों में, आपकी आंखों के सामने आने वाली है। दोस्तों, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जिन्होंने आपके रिसोर्सों पर कब्जा करने की कोशिश की है, चाहे निजीकरण के माध्यम से कोशिश की हो, चाहे कारपोरेटाइजेशन के माध्यम से कोशिश की है, 2024 में ऐसे चोरों को सत्ता से बाहर करना होगा। और इस चीज को अगर आप लोग समझेंगे नहीं, आपके बच्चे नहीं समझेंगे, आपके रिश्तेदार नहीं समझेंगे, तो फिर हाल वही होगा, एक लंबी दाढ़ी वाला फोटो और एक सफा चट्ट वाला फोटो और वही राशन के 5 किलो गल्ले के पैकेट पे आपके उन रिश्तेदारों के घरों में पहुंच जाएगा और सरकारें फिर वही बनाएंगे। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आप सरकार नहीं बदल पाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश के चुनावों में हमारे इसी मुद्दे ने, पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे ने, आप देख लीजिए पोस्टल बैलेट पेपर में हमने 52% से उनको हराया है और केवल सोशल मीडिया की दम पे। बड़े भाई अभी कह रहे थे कि हर एक आदमी आज संकल्प ले, हर एक व्यक्ति यहां पर संकल्प ले कि वो अपने आप में एक न्यूज़पेपर बनेगा, एक टीवी चैनल बनेगा, एक मीडिया बनेगा। मैं फिर कहता हूं, इसी सोशल मीडिया की दम पर, इसी मीडिया की दम पे, खुद की मीडिया के दम पे हिमाचल का चुनाव भी हम इनको हरा के दिखाएंगे। हिमाचल वो प्रदेश है जहां हर घर से आज कर्मचारी हमारे साथ है जो न्यू पेंशन स्कीम में काम कर रहा है और आज भी वहां सोलन डिस्ट्रिक्ट में हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। आप गूगल करेंगे तो देख लेंगे। आप नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम को लिखेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि आंदोलन कितना बड़ा है। इसी रामलीला मैदान में 30 अप्रैल 2018 को हमने 1.5 लाख लोगों के साथ प्रोटेस्ट किया था और इसी सरकार को एनपीएस में पहला बदलाव करने के लिए मजबूर किया था। दोस्तों, हिमाचल का चुनाव आपके सामने नज़ीर होने वाला है। मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से ये बात, ये संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हिमाचल का चुनाव इनके गले की फांस बन चुका है और हिमाचल का एक एक एनपीएस कर्मचारी, उसका परिवार इस सरकार के खिलाफ है, इस सरकार के खिलाफ है। और हम खुद एनएमओपीएस के बिहाफ पे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर उदित प्रकाश राज जी, आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल के चुनाव में एनएमओपीएस पूरी ताकत लगाएगा ताकि इस कारपोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की सत्ता चलाने वालों को हौसले उखाड़ दिए जाए। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इस चीज को समझो और हमारे रिसोर्सेज के चोरों को 24 में बाहर कर दो। केवल एक और एक कि वो जो बड़ा वर्ग था वो फिर से हो एक। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।